Assalamualaikum, good morning. Good morning everybody. Welcome to Jio Pakistan with Huma and Abdullah. How is everybody doing? तो जल्दी से क्विकली, ये कराची के मौसम को क्या हो रहा है? रोज़ सुबह लगता है कि आज तो ऐसा बरसने वाला मौसम है और ऐसी बारिश होने वाली है और पूरा दिन ऑलमोस्ट ऐसा ही रहता है, which is not a complaint by the way, it's really nice and good. लेकिन फिर बारिश नहीं होती, क्या सीन चल रहा है? बट आपको पता है कि अब तो साल हर साल हमें कराची में रहते हुए हो गए हैं। कराची में जुलाई और अगस्त का आगाज़ और उसके बाद मिड तक यही सूरत हाल रहती है। एज इन मौसम अब्र आलूद रहता है तो बेहतरीन मौसम होता है। इसमें कभी कभी हब्स का अंसर ज़रा बढ़ जाता है लेकिन ओवरऑल एक प्लेजेंट फीलिंग ही रहती है। और प्लेजेंट फीलिंग जो है उन बहुत से ममालिक को भी हो रही है जिनको पहला आपको पता है ओलंपिक्स का आगाज़ हुआ है, पहला मेडल मिल रहा है और ऐसे में बड़ा दिल करता है कि जनाब हम भी पाकिस्तान का कोई पहला मेडल सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। कल आपको पता है इंडिया को भी पहला मेडल मिल गया, उसके अलावा यूके को भी मेडल मिल गया एंड अ लॉट ऑफ अदर कंट्रीज आर सेलिब्रेटिंग देयर फर्स्ट गोल्ड और सिल्वर और व्हाटसोएवर। सो ऐसे में हमारा भी दिल करता है कि जनाब हमारे भी एथलेटिक्स जो हैं, हमारे भी जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, हमारे भी जो ओलंपियंस हैं वो जाएं और कोई मेडल जीत कर आएं। और फिर बड़ा ही एक सवालिया निशान दिमाग में आ जाता है और फिर वो सारी घिसी पिटी पुरानी चीज़ें आपको याद आ जाती हैं कि आप स्पोर्ट्स में हम तवज्जो क्यों नहीं देते। ऑल्दो अभी ऑन देयर ओन जब गए हैं, जैसे कि तलहा तालिब वो गए हैं ऑन हिज ओन, मतलब कि लिटरली उनकी तैयारी, उनकी पूरी कोशिश, ये उनकी जो काविश है कि उन्होंने ओलंपियन बनना है, ओलंपिक्स में जाना चाहते हैं, टोटली ऑन हिज ओन उन्होंने किया। और थोड़ी सी अगर उनको हेल्प होती हुकूमत की तरफ से तो कहाँ वो पहुंचते, बिकॉज ऑलरेडी देखें अब तो आपने देख लिया, अब तो कुछ कर लीजिएगा, अगले ओलंपिक्स के लिए इनकी तैयारी कराएं और इंशाल्लाह। खैर एक चीज़ अच्छी है जो हमने सोचा, एक अच्छी खबर है आपके साथ शेयर कर दें। हमारे नौजवान बहुत अपने बलबूते पर ही बहुत ज़बरदस्त काम भी कर रहे हैं और ऐसे ही एक नौजवान है शहरोज़ काशिफ, आपको याद होगा शायद हमारे शो पे भी आए थे, कोपैमा हैं ये और इन्होंने जनाब ही इज़ जस्ट 19 ईयर्स ओल्ड और इन्होंने K2 सर कर लिया है। और ये बाय द वे बिल्कुल लिटरली लाइक एन आवर बैक ये हुआ है, तो हम बिल्कुल आपको ताज़ा तरीन ये खबर दे रहे हैं। और ये भी बताएं आपको, शहरोज़ काशिफ ने 8:10 पर K2 सर किया है और कितनी एग्जैक्ट हम आपको बता रहे हैं, ये कुछ फुटेज भी है वहाँ की। एंड यू वर टेलिंग मी कि आजकल ये सिलसिला है, ये वो मौसम है जब रस्सियाँ और तमाम हुक्स और तमाम जो सपोर्ट्स हैं वो ठीक की जा रही होती हैं और उनको दोबारा से फिक्स किया जा रहा होता है। बट मैं अपने ऊपर रख के ये सोच रहा हूँ कि 19 साल की उम्र में तो हमें शायद अम्मी दोस्त के घर ज़्यादा 2 घंटे से ज़्यादा रहने देती थी। इनके वालिदैन को भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इन्हें K2 ही सर करने भेज दिया। एंड ही इज़ ओनली 19। मैं तो ऑनेस्टली इसी बात पे बार हूँ, बिकॉज 19 साल के वो बच्चे ही कहेंगे ना, जब घरों में होते हैं, भाई बहन होते हैं और अपने बच्चों को माँ बाप बिल्कुल इस किस्म की एडवेंचर्स पे, मतलब एडवेंचर विल बी मोस्ट कि नथिया गली तक चले जाओ दोस्तों के साथ एंड दैट्स अबाउट इट। उस पे भी सुबह शाम फोन करती थी अम्मी के पहाड़ों के ज़्यादा किनारे पे ना जाना, गाड़ी आहिस्ता चलाना। ठीक है, तो जनाब हैट्स ऑफ टू हिम एंड सर्टेनली हिज पेरेंट्स एज वेल। बाय द वे ये ऑलरेडी माउंट एवरेस्ट सर कर चुके हैं एट द एज ऑफ 18 आई थिंक, एंड दिस इज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बिकॉज ही इज द यंगेस्ट पाकिस्तानी जो कि 18 में माउंट एवरेस्ट सर कर चुके हैं, 19 में इन्होंने K2 भी सर कर लिया। सो और अब तो मतलब कि इमेजिन कि फिर आगे व्हाट नेक्स्ट, मेरा ख्याल है चांद पे ही जाएंगे। एनीवे वी विल ट्राई, पहाड़ तो खत्म हो गए सारे वैसे, पहाड़ तो 19 में मुक गए, तो वी विल ट्राई टू टॉक टू एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली, क्योंकि डेफिनेटली एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है आई वुड से, तो उस पर बात हम ज़रूर करेंगे। सो गुड लक टू माहूर एंड हसीब, इनके बारे में तो हम आपको अपडेटेड रखेंगे। होपफुली पाकिस्तान कोई मेडल स्कोर करने में ओलंपिक्स में कामयाब हो जाए, बात हो वैसे ज़बरदस्त हो जाए। लेकिन हम ज़रा आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी नताइज पर बात करेंगे और आपको पता है अपोजिशन जमातें रिवायती तौर पर वैसे तो धांधली के इल्ज़ामात लगाती ही हैं जब भी कोई शिकस्त खुर्दा होता है, लेकिन इस मरतबा भी वही सिलसिला जारी है और उनके इल्ज़ामात तो अपनी जगह, लेकिन साथ ही साथ अपने रवैयों, अपनी कैंपेन, अपनी कोताहियों पर भी नज़र करनी चाहिए। सेल्फ असेसमेंट, यही तो मौके होते हैं कि जहां आप सीख सकते हैं कि हमने क्या करना चाहिए था, क्या नहीं किया। दिस इज़ द राइट टाइम। एक दफ़ा फिर आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने गैर हतमी नताइज के मुताबिक वाज़े अक्सरियत हासिल कर ली है और वही हुआ जो हमेशा से होता आया है। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने मरकज़ी हुकूमत के साथ ही जाने का फैसला किया। PTI 25 नशिस्तों के साथ
पीपल्स पार्टी 11 नशिस्तों के साथ दूसरे और आज़ाद कश्मीर की हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून 6 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर रही। वोटिंग टर्नआउट भी आपको बता दें कि रहा कोई 56%, विच इज एक्चुअली अ बिग नंबर, उससे भी ज्यादा अपैरेंटली, उससे भी ज्यादा होगा। एजे के इलेक्शन एक्चुअली आपको कुछ सुनाते हैं। हमारे पास 45 सीटें थी, ये इलेक्शन हुआ है, 44 के रिजल्ट मुकम्मल हो गए। एक हल्के में एक जो 3-4 पोलिंग स्टेशन है वहाँ दोबारा रीपोलिंग होगी। बाकी जो 44 हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हासिल की हैं 25 सीट्स, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एजे के 11, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एजे के 6, जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी का 1 और आज जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की 1 सीट है। 25 नशिस्तों पर कामयाबी के बाद तहरीक इंसाफ बगैर किसी सियासी इत्तेहाद की हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई है। अपोजिशन जमातों के बुलंदोबांग दावे हवा हो गए हैं। इंतखाबात में शिकस्त पर हुकूमती वज़रा ने अपोजिशन को खूब आड़े हाथों लिया, नाकामी की वजूहात भी बता दी। नून लीग और पीपल्स पार्टीज कोई उनमें रमक भी है पार्टी की, तो उनको चाहिए कि वो बिलावल भुट्टो से और मरियम नवाज शरीफ से इस्तीफ़ा ले ले। खुद भी उनमें अगर कोई थोड़ी बहुत सियासी तौर के ऊपर कोई शर्म है और इतनी बड़ी शिकस्त की जिम्मेदारी उन्हें कबूल करनी चाहिए, और बजाय इसके कि एक खामखा धांधली के इल्ज़ामात लगाएं और ऐसे ही उनके पीछे छुपने की कोशिश करें, अपने गिरबान में झांकें, अपनी सियासत को परखें और इन ओहदों से इस्तीफ़े दे दें। और मरियम नवाज शरीफ के बयानिए को कश्मीर के अवाम ने बुरी तरह मुस्तरद कर दिया। कश्मीरियों ने पाकिस्तान के साथ खड़े होने का फैसला किया है। मोदी के रिश्तेदारों और गद्दारों को उन्होंने उठा के कश्मीर से बाहर फेंक दिया है। ऑलराइट जनाब, हुकूमती मौक़िफ़ तो आपने सुन लिया। वैसे अब इलेक्शन जीत ही गए थे तो बगैर किसी को गद्दार ठहराए भी अपनी कामयाबी की बात की जा सकती थी। ये तो एक सजेशन है, किया जा सकता था, बट यू ऑनेस्टली एक्सपेक्ट कि ऐसा होगा? फॉरगेट इट। अच्छा जी, हमारे गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया और उन्हीं से बात करते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह हमारे साथ हैं। राना साहब, पोलिंग डे पर जो कुछ हुआ, आपके बड़े इल्जामात सामने आए हैं, लेकिन उसी दिन आपके ही एक उम्मीदवार भारत की मदद मांगते नजर आए, तो ऑब्वियसली उसका असर भी तो वोटर पर पड़ना ही था। तो आप नहीं समझते कि ये भी एक फैक्टर हो सकता है? ऑब्वियसली बहुत से और फैक्टर्स भी होंगे। नताइज मुस्तरद करने के बजाय अपनी परफॉर्मेंस का जायजा लेने की जरूरत नहीं? देखिए, पोलिंग डे पे जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन उससे पहले भी जो है ये इलेक्शन पूरी तरह से मैनेज किए गए। तमाम एजेंसीज जो है वो इस काम पे लगी हुई थी। पूरी ब्यूरोक्रेसी आज़ाद कश्मीर की चीफ सेक्रेटरी से लेके आईजी तक और आईजी से लेके नीचे डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ तक जो है वो सारे लोग, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान से या पंजाब से थे, तो उन्होंने पूरी तरह से जो है वो इलेक्शन को मैनेज किया। और उसके बाद पोलिंग डे वाले दिन जो है वो जिस तरह से हुआ, और फिर PMLN को कहीं 55 वोट से, कहीं 34 वोट से, कहीं 49 वोट से जो है वो हराया गया। तो ये तो लोग देखेंगे कि ये तो एक यानी ऐसा तमाशा हुआ है कि जिसको सिर्फ इलेक्शन का नाम ही दिया जा सकता है। अब आ जाएं, आप जो आपने किया है, बात की है इस्माइल गुजर साहब की, जो उन्होंने बात की, बिल्कुल उन्होंने गलत बात की। मैंने ख़ुद उसकी मजम्मत की, हमने उसको नोटिस किया है। लेकिन बहरहाल इसका क्या तुक बनता था कि वो इलेक्शन जो है वो जीत गया। उसका इलेक्शन रिज़ल्ट जो है वो इस बयान की बुनियाद के ऊपर इन्होंने उसको जीते हुए को जो है उसको जो है वो हरवा दिया और इलेक्शन का रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस करवा दिया। पहले वो जीत रहा था, रिज़ल्ट रुका और उसके बाद वो भी हार गया। तो ये इस तरह से जो है ये हुआ है। और ये चीज़ें जो है ये सारी चीज़ें अब छुपी तो नहीं रहेंगी, ये रिकॉर्ड पे मौजूद है। हर चीज़ जब सामने आएगी तो फिर क्या इत्मीनान रह जाएगा लोगों का। चलें, राना साहब, आप कह रहे हैं कि आपने अपनी पार्टी के उन रुकन को एहसन इकबाल साहब ने इनफैक्ट उन्हें शो कॉज नोटिस वगैरह भी जारी किया है, और आप कह रहे हैं कि मैनेज किया गया है, पूरा मनूवर किया गया है आज़ाद कश्मीर का इंतखाब। ये भी साथ साथ बता दीजिए कि वैसे सीटें PTI ने निकाली हैं, ज़ाहिर मेजॉरिटी में आ गए हैं, लेकिन आपने भी कुछ सीटें जीती हैं। पीपल्स पार्टी ने तो आपसे भी ज़्यादा जीत ली हैं। अगर एक प्रोपोजिशन है, अगर ये अपोजिशन की दोनों जमातें इकट्ठी हो जाती हैं और एक दूसरे पर तनकीद और तंज के निश्तर बरसाने के बजाय प्रॉबली एक अलायंस के तहत इन इंतखाबात में हिस्सा लिया जाता, तो मे बी आज आप लोग हुकूमत बनाने की पोजीशन में होते आज़ाद कश्मीर में।
नहीं, देखें, अगर इलेक्शन को मैनेज ना किया जाता, अब वो जो बयान चल रहा है सरदार इलियास तनवीर का, जो इनके मुतवक्को वज़ीर आज़म है, वो पूरे सोशल मीडिया पे चल रहा है कि किस तरह से जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर के सदर को ही उनके हक़ में जो है वो विड्रा करवा दिया गया। तो वो खुद ही कह रहे हैं कि वो किस तरह से विड्रा हुए हैं। तो ये जो सारा कुछ हुआ है ये नहीं होना चाहिए था, और ये एक दिन ये जो है ये सारा कुछ रुकेगा, और इसके बग़ैर तो जमहूरियत जो है वो उसके कोई मानी नहीं है। तो अगर ये ना होता तो वहाँ पे पीपल्स पार्टी और PMLN में बड़ा सेहतमंद जो है वो मुकाबला होता, और तीसरे नंबर पे जो है वो PTI होती। चलिए ठीक है राना साहब, आपने अपनी एक्सप्लेनेशंस भी दे दी। अब ये इलेक्शन तो हो गया और अब एक ज़िमनी इंतखाब है सियालकोट का, लेकिन बुनियादी तौर पर तो अब आम इंतखाबात की तैयारी का वक्त आ गया है। तो क्या मुस्लिम लीग नून हुकूमत गिराने पर फोकस के बजाय अगले इंतखाबात की तैयारी करे तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? तो ये कर रहे हैं आप लोग? देखिए, जहाँ तक सियालकोट के ज़िमनी इलेक्शन का मामला है तो वो हमारा वहाँ पे बड़ा जो है वो बेहतर इलेक्शन है, और हम वहाँ पे जीत रहे हैं। लेकिन वहाँ पे हुकूमत जिस तरह से पूरी ब्यूरोक्रेसी जो है वो लगी हुई है, और जिस तरह से वो आशिक फरदौस अवान साहब भी वहाँ पे जो है वो बेगाने पैसे जो है वो बांट रही हैं लोगों में, तो ये चीज़ें जो हैं, इन चीज़ों को अगले इलेक्शन में जो है वो ख़त्म करना होगा, और इसके ऊपर जो है वो सियासी जमातों को पूरी तवज्जो देनी होगी। क्योंकि अगर इसी तरह से जो है वो इलेक्शन मैनेज हों, रिग हों, और उसमें जो है वो सरकारी पैसा और सरकारी जो है वो वसाइल को जो है वो बरूए कार लाया जाए, तो इससे तो फिर जमहूरियत और इलेक्शन जो है वो बेमानी होकर रह जाता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून बाय द वे तीसरे नंबर पर आई है। जो दूसरे नंबर पर जमात आई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनका मौक़िफ़ भी लेते हैं। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सर, आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी को आम अंदाज़ों से कुछ ज़्यादा प्रॉब्ली सीटें मिल गई हैं, लेकिन फिर भी आप लोग नताइज नहीं मान रहे हैं। जब रिवायत भी यही रही है, ज़ाहिर है कि जिसकी इस्लामाबाद में हुकूमत है वही कश्मीर में भी हुकूमत बनाता है, फिर क्यों इतने अपसेट हैं और क्यों शिकायत कर रहे हैं? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक भरपूर कैंपेन चलाई थी, और आपने देखो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो है चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ज़ेरे क़यादत उसकी लीडरशिप सारी जो है कश्मीर तक पे मौजूद थी। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था हमारा लोगों का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ। अभी भी अगर आप देखें कि 3 हल्कों पे अभी भी हमारे रिजर्वेशन हैं, जिस पे एक पे रीपोलिंग हो रही है 28 को, और 2 पे हमने जो है वो गिनती के एप्लीकेशन दिए हैं। उसके बावजूद भी हमें काफ़ी रिजर्वेशन है। इलेक्शन कमीशन ने जो है कल जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें कोई भी कंप्लेंट्स नहीं मिली। हमारे पास ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, और कल जब वो था इलेक्शन था जिस दिन, उस दिन हम अपने TV पेपर्स पे, आपके चैनल पे भी, बाकी चैनलों पे भी हम वक्त बता रहे थे कि हम कंप्लेंट्स यहाँ पे जमा करा रहे हैं, और 40+ कंप्लेंट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जमा हुई हैं। और ताजुब की बात है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि मुझे एक कंप्लेंट मौसूल नहीं हुई, और जो वहाँ पर जिस तरीके से पुलिस स्टेशन पे फायरिंग्स हुई हैं, इंतशार हुआ है, वो सबके सामने था। हमारे पास ऑफिशियली रिकॉर्ड पड़ा है कि हमारे जो इलेक्शन सेल था, हमारे सेनेटर साहब ने उन्होंने बताया, हमारे बाकी पार्टी के लोग हमारे वक्त मौजूद थे, और हमने ऑफिशियली 40+ कंप्लेंट दी। चलिए फैसल साहब, जो हो गया वो तो हो ही गया। अब पीपल्स पार्टी के लिए अगला सियासी चैलेंज तो आम इंतखाबात ही नज़र आ रहे हैं। तो इससे पहले कि अपोजिशन की ये पोजीशन तो है नहीं कि हुकूमत गिरा सके, ये आप लोगों ने कोशिश की, हुआ कुछ नहीं ऐसा, तो खामोशी से इंतखाबात की तैयारी करना ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? भरपूर तैयारी इलेक्शन की करेंगे, हम अपनी तंजीम साजी करेंगे, जहाँ पर हमारे जो है जिन सूबों में, जिन इलाकों में हमारे तंजीमें कमज़ोर हैं, उनको हम चेंज करेंगे। और दूसरी बात यह है कि अभी भी अगर अपोजिशन जमातें इकट्ठी होती हैं और अदम एतमाद की तहरीक लेके आती हैं, तो मैं समझता हूँ कि हम अदम एतमाद की तहरीक कामयाब कर सकते हैं। लेकिन उसमें जो है वो सबसे बड़ा हडल PMLN है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि पंजाब में और मरकज़ में अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए, तो वो उससे हिचकिचाते हैं कि वो अदम एतमाद की तहरीक ना हो। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि अदम एतमाद की तहरीक नहीं आ सकती। अगर अपोजिशन इकट्ठी होती तो अदम एतमाद की तहरीक आ सकती है, अगर नहीं आ सकती तो हम इस हुकूमत का भी मुकाबला करेंगे। हमने अभी भी
वहाँ पर मरकज कश्मीर में मरकजी हुकूमत का मुकाबला किया, वहाँ पर कश्मीर में इस वक्त की MLN की हुकूमत थी कश्मीर में, उसका भी मुकाबला किया। और जो लोग कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंध तक रह चुकी है, हमने पिछले इलेक्शन में वहाँ पर 3 सीटें जीती थी। इस दफ़ा धांधली के जरिए और सब एफर्ट्स के बावजूद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरीके से लड़ी है, हमने 11 सीटें जीती हैं और हम उम्मीद करते हैं कि 1-2 सीटें हम और भी जो है इस 3 सीटों में निकाल लेंगे। बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब। लगता है अब सारों की कंसंट्रेशन ऑब्वियसली अगले इंतखाबात पे है ही, और PTI को डिसाइड करना है कि वज़ीर आज़म कौन होते हैं आज़ाद कश्मीर के। वैसे एक तो बहुत ही अमीर आदमी है ना, वो मॉल वाले, और अपेरेंटली हाँ उनका वो केस भी नहीं एक चल रहा है, वीडियोस वाला, और बिल्कुल कुछ वीडियोस वाला केस भी एक्चुअली व्हाइल वी वर टॉकिंग अबाउट दैट, तो वी वर आल्सो लुकिंग फॉर दोज न्यूज़ स्टोरीज। तो यस देयर इज डेफिनेटली अ केस। पता नहीं उस केस का क्या बना, और अगर आपको नहीं समझ आ रही कि हम किस केस की बात कर रहे हैं तो आप we'll talk about that tomorrow in detail के जो कंटेंडर्स हैं, 2 मेजर कंटेंडर्स हैं आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के लिए, इनके क्या प्रोफाइल्स हैं। ब्रेक एक्सेप्ट कि एक इंतहाई अमीर आदमी है को पहमा और शेरोज काशिफ की, जिन्होंने बाय द वे पिछले महीने वो जियो पाकिस्तान पे थे आफ्टर एक्चुअली ये अभी मैंने ब्रेक में अब्दुल्ला को याद दिलाया है कि ऑलरेडी शेरोज जो है वो हमारे शो पे आ चुके हैं, जबकि उन्होंने एवरेस्ट क्लाइम किया था, बट आप नहीं थे उस दिन, यू वर समवेयर एल्स। तो हमने उनसे बात की थी, उनका इंटरव्यू किया था, ये मैं जस्ट टू प्रूव अब्दुल्ला और नेक्स्ट मंथ यानी कि अब हम जुलाई में बैठ के बात कर रहे हैं, तो माशाल्लाह ही हैज डन K2 एज वेल। और इनके वालिद सलमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सलमान काशिफ। बहुत शुक्रिया सलमान साहब, आई एम श्योर यू मस्ट बी रियली प्राउड ऑफ योर सन। लेकिन इस फख्र और इस कामयाबी के पीछे कुछ डर, कुछ खौफ जो हर वालिद या वालिदा को होता है कि जनाब खुदा ना खास्ता उनका बच्चा जा रहा है और इतने मुश्किल टास्क पे जा रहा है, प्लीज़ वो भी शेयर करें कि वो क्या फीलिंग्स होती है आपकी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अभी 11 मई को वो माउंट एवरेस्ट, दुनिया की बुलंद तरीन चोटी जो है वो समिट करके आया था, और जस्ट आफ्टर 2 मंथ्स वो आज सुबह 8:10 AM पे वो K2 की चोटी पे था। तो इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर नॉट फॉर बीइंग लाइक पेरेंट्स लेकिन फॉर द होल नेशन। और जहाँ तक रही डर और खौफ की, वो तो जाहिर बात है कि इट्स अ वेरी डेंजरस हॉबी, लेकिन वो एक तो बहुत ज्यादा पैशनेट है, और ही हैज बीन क्लाइंबिंग सिंस 11, तो 11 साल की उम्र से कर रहा है, तो 8 साल हो गए। हम लोग भी कहीं ना कहीं आदी हो ही गए हैं इस चीज के। बड़ा दिल है आपका कि आप आदी हो गए, क्योंकि जब हम ऐसे तो हम बहुत सी स्टोरीज कवर करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बड़े लोग अब K2 सर करने की कोशिश कर रहे हैं, बट शेरोज इज परहैप्स द यंगेस्ट, ही इज ओनली 19, इसलिए हम जरा ज़्यादा फिक्रमंद हो जाते हैं। ये शौक उसके अंदर आपसे आया है, कहाँ से आया है, एक तो ये जानने की कोशिश करेंगे। और अभी आज के ये इस बड़े इवेंट के बाद, बड़ी अचीवमेंट के बाद, क्या आपकी शेरोज से बात हुई है? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये शेरोज का जो मोटिवेशन है, ये बेसिकली एक शोग्राम में एक ट्रिप था, छोटा सा ऑफिशियल मेरे ऑफिस का, तो मैं इसको साथ लेके गया था। इसने कुछ ट्रैकर्स को देखा हुआ था वो मकड़ा पीक 3000 सम मीटर्स पे जाते हुए, तो ही वांटेड टू सी व्हाट्स अप देयर। तो वो बस मुझे जिद करने लग गया कि मुझे ऊपर जाना है, देखना है। तो वो मैंने एक गाइड के साथ उसको भेजा, तो वो एंटिसिपेट कर रहा था कि पता नहीं ऊपर हट होगा, बकरियां होंगी और ये होगा, वो तो कुछ भी नहीं था, लेकिन ही फेल्ट वेरी कॉन्फिडेंट। तो उसके बाद से उसकी वो जर्नी स्टार्ट हुई, और करते करते आज जस्ट टू क्लियर इट कि ही इज द वर्ल्ड यंगेस्ट क्लाइंबर जिसने K2 सर की है एट द एज ऑफ 19, एंड इट्स अ वेरी यूनिक रिकॉर्ड। ही इज द यंगेस्ट, मतलब आप कह सकते हैं टीनेजर है, जिसने एक ही साल के अंदर जो है वो 2 हाईएस्ट पीक्स ऑफ द वर्ल्ड जो है वो सर की है। जनाब, indeed it must be a very very proud moment for you, Salman साहब. Thank you so much, and Sheroz inshallah once he's back to the base camp और लाहौर और कराची, तो हम उनसे ज़रूर बात करेंगे और उनसे उनका एक्सपीरियंस पूछेंगे, क्योंकि अब एट द एज ऑफ 19 अगर आप इतना सब कुछ अचीव कर लेते हैं तो फिर उसके बाद क्या रह जाता है? तो पहाड़ी नहीं बचे अब तो। बिल्कुल, और मैं तो कहूँगी जो शौक रखते हैं तो वो ज़रूर सीखें शेरोज से। मतलब एज इज़ नॉट अ बार एट ऑल। जो आप करना चाहते हैं, इफ़ यू आर डिटरमिन्ड एंड इफ़ यू हैव द राइट गाइडेंस विद यू, तो डेफिनेटली आपको
उनसे कि इसमें शरोज का तो अपना किरदार है, लेकिन उनसे ज़्यादा मैं कहता हूँ कि वालिदैन का किरदार है। 11 साल के बच्चे को आप सोच सकते हैं, हम लोग जो आप खुद भी अपने ऊपर रख के मैं देख लूँ, या आप लोग जो हमें देख रहे हैं, कि 11 साल के बच्चे को आप भेज दें एक गाइड के साथ एक चोटी सर करने के लिए। इम्पॉसिबल बात है। मतलब मैं लिटरली कहीं और क्या जाए, मैं तो अपने घर में सोच रही हूँ और अपनी अम्मी को सोच रही हूँ, और इतना बड़ा मुझे नो नजर आ रहा है, बिकॉज आई गेस हम तो इतने डेयरिंग पेरेंट्स जब होते हैं तो फिर उनके बच्चे बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं। तो इससे भी हमें जरा इंस्पायर होने की जरूरत है कि, और एक्चुअली वो कॉन्फिडेंस जब शहरोज वाज ऑन आवर शो, तो वो कॉन्फिडेंस हमें नजर भी आ रहा था। ही वाज वेरी, ही न्यू एग्जैक्टली, एक होता है ना बच्चे, मतलब उस उम्र के साथ एक बच्चा वर्ड आप एसोसिएट करते हैं, बट नॉट हिम। व्हेन वी वर टॉकिंग टू हिम, माशाल्लाह ही न्यू एग्जैक्टली व्हाट ही वाज इनटू। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे और एक केस नूर मुकद्दम केस के बारे में हम रोज कई मर्तबा दिन में सोचने पर मजबूर होते हैं, मजबूर भी हो जाते हैं। एक्चुअली इसने बहुत सी चीजें हमें रिविजिट करने पे एक फोर्स कर दिया है। इस किस्म के केसेस जब आते हैं, थोड़ा सा क्या हमें काफी हद तक ज़हनी तौर पर असरअंदाज तो किया ही है इस केस ने, लेकिन ये आप अपने जहन से, आजकल कम से कम मेरे साथ ये हो रहा है कि मैं कहीं भी जाता हूँ, किसी से भी मिलता हूँ, मैं ये केस अपने दिमाग से नहीं निकाल पाता। To be very honest, as a woman in this country who has grown up in this country, मतलब हम जब स्कूल कॉलेज और जाते थे, अब इस किस्म के केसेस जब हम सुनते हैं तो ऑनेस्टली बिल्कुल ये लगता है कि खुदा का कोई स्पेशल करम और रहम रहा है उन लड़कियों पे, उन बच्चियों पे, उन ख़वातीन पे जो बच गई हैं, क्योंकि वरना तो लगता है कि हर घर में हर केस इस किस्म का नज़र आता है। मतलब आप किसी को जानते हो, कोई आपका क्लास फेलो हो, किसी को आपने ना किया हो, मतलब एनीथिंग एंड एवरीथिंग कैन बिकम अ रीज़न और एन एक्सक्यूज फॉर समथिंग लाइक दिस। तो नूर मुकद्दम के केस की हम बात कर रहे हैं और कुछ लेटेस्ट पेशरफ्त है, उस पर भी आपको बताते हैं कि नूर मुकद्दम कत्ल केस के मरकजी मुलजिम ज़ाहिर जाफर को मज़ीद 2 रोज़ की जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है, और मुलजिम के कब्जे से चाकू और पिस्तौल भी बरामद किया जा चुका है, और तफ्तीश के बाद मुलजिम को कल दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। और नूर मुकद्दम कत्ल मामले में मजीद इंकशाफात सामने आए हैं, और कत्ल होने से एक दिन पहले नूर मुकद्दम ने ज़ाहिर जाफर के घर से अपने ड्राइवर को फ़ोन किया, कहा वालिदैन को बताए बगैर 7 लाख रुपए का बंदोबस्त करे, और ड्राइवर ने बमुश्किल 3 लाख रुपए का बंदोबस्त किया, विच इज एक्चुअली बड़ी स्ट्रेंज किस्म की चीज़ें हैं, लेकिन हम आपको बिल्कुल उतना ही बता रहे हैं जितना हमें पता है, जितना रिपोर्ट हो रहा है। पैसे जो थे वो ज़ाहिर जाफर के घर पहुंचाए ड्राइवर ने, और नूर मुकद्दम ने कहा कि वो रकम लेने बाहर नहीं आ सकती, रकम खानसामे को पकड़ा दो। ये सारी चीजें, मतलब जो चीजें सामने आ रही हैं, अब नूर ऑब्वियसली खुद तो है नहीं कि बता सके, ड्राइवर ये सारा मामला इनके वालिदैन को बताता तो मैं भी कुछ कर सकते वो। और साथ में नूर ने ड्राइवर को ये भी कहा कि जनाब मेरी वालदा को जाके कह देना कि मैं लाहौर जा रही हूँ। ज़ाहिर जाफ़र के खानसामे ने रकम वसूल की। नूर मुकद्दम ने कहा कि उसके वालिदैन को बता दो कि वो लाहौर जा रही है। क्या मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र ने नूर मुकद्दम को यरगमाल बनाकर तावान लिया? इस जाविये से भी तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। मुलजिम के वालिदैन और मुलाजमीन की गिरफ्तारी के बाद केस में मज़ीद दफ़ात भी शामिल कर ली गई हैं, और जो ड्राइवर है नूर का, उसने खानसामा जो ज़ाहिर का है जिसने पैसे लिए थे उसको शनाख्त भी कर लिया है। मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र, उनके वालिदैन और मुलाजमीन को ये नाम ब्लैक लिस्ट पे डाल दिए गए हैं, ये बाहर नहीं जा सकते मुल्क से। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने मुलजिमान का नाम ECL में डालने का भी इरादा ज़ाहिर किया है। मुकद्दम का केस पे और ब्लैक लिस्ट डाल दिया उस मुलजिम को हमने, उसके बाप को भी पकड़ लिया। इसी हफ्ते उसका ECL में नाम डालने के लिए भी कैबिनेट में समरी चली जाएगी। उसके बाप को भी डाल दिया है, मुलाजमों को भी डाल दिया है, कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। अच्छा, ये आपने सुन लिया, और बज़ाहिर ऑब्वियसली यही लग रहा है कि केस मामूल की कार्रवाइयों के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन उस्मान मिर्ज़ा केस जो अभी इससे पहले कुछ दिन पहले हुआ था, उसकी तरह नूर मुकद्दम केस भी मामूल की कार्रवाइयों में गुम जाने का खदशा मौजूद हो रहा है। बिकॉज वाकई होता ये है कि जब एक बड़ा हाई प्रोफाइल एक केस आता है, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट, और उस पर पूरा एक थॉरोफेयर हो रहा होता है, लेकिन फिर एक और केस आ जाता है तो अक्सर हम भी ये सोचते हैं पिछले वाले का क्या हुआ, तो उस पर तवज्जो है कि नहीं है, क्योंकि वो भी एक ख़तरनाक किस्म का वो भी एक केस था जिस उस पर भी पूरा मुल्क जो था वो ज़रा हिल सा गया था। तो केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना पुलिस और हुकूमत की जिम्मेदारी है, और ये बार बार हम याद दिलाएंगे, बिकॉज ये एक केस
केस की, इस वक्त तो नूर मुकद्दम के केस की हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत से और केसेस हैं, बहुत से और केसेस। बात सिर्फ हम ये करना चाहते हैं कि इस केस का जल्द अज जल्द फैसला होना चाहिए, कोई टाइम बाउंड होना चाहिए। इस किस्म का केस जो है, इस किस्म के केसेस टाइम बाउंड होने चाहिए, 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 8 महीने, मैक्सिमम 1 साल, ताकि ये लटक ना जाए और सिस्टम में जो खामियां हैं उसका फ़ायदा ये फिर मुल्जिमान उठाते हैं। मुद्दई के वकील शाह खावर एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया एडवोकेट साहब। ये बताइएगा, नूर मुकद्दम के केस ने सबको सर्टनली हिला कर रख दिया, अब तो मुकदमा लड़ रहे हैं। अब तक जो देखा है हमने, किस हद तक ओपन एंड शट केस नजर आ रहा है आपको ये? क्योंकि अपेरेंटली एज ए ले मैन तो हमें लगता है कि जनाब इसमें तो क्या ही तफ्तीश होगी, सब कुछ मिल गया है, खून के धब्बे थे उसके कपड़ों पर, वेपन ऑफ मर्डर मिल गया है, उसके घर से लाश बरामद हो गई है। कानूनी नुक्ता निगाह से आप हमें गाइड कीजिए कि क्या ये ओपन एंड शट केस है? मैं समझता हूँ कि इस वक्त तक जो पुलिस ने तफ्तीश अमल में जो लेके आए हैं वो बिल्कुल ठीक पैराए में जा रही है, और जो अभी तक उन्होंने शहादतें इकट्ठी की हैं, जो फोरेंसिक शहादतें हैं, टेलीफोन का जो डाटा है, उनमें जो कम्युनिकेशन है, मैं समझता हूँ कि पुलिस एक पेशावराना तरीके से इसकी तफ्तीश अमल में लाकर मुकम्मल करके इसको जल्द अज जल्द अदालत के सामने लेके जाएगी और उसका ट्रायल शुरू हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि एक अच्छा चालान जब पेश होगा और उसकी अच्छी प्रोसिक्यूशन होगी, तो मैं नहीं समझता कि जितने शवाहिद और जितने वाक़याती शहादतें मौजूद हैं, इससे मुल्ज़िम जो है वो सख्त से सख्त सज़ा से बच सके। यकीनन आप बेहतर जानते हो कि कितना सॉलिड टाइट केस जो है उसको बनाने की बहुत ज़रूरत है, लेकिन क्योंकि मुल्ज़िम भी असर रसूख रखने वाले ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है शाह खबर साहब, इसलिए ये तासुर बड़ा ज़ोर पकड़ा है कि उसे सज़ा से बचाने के लिए उसकी शहरियत जो है उसकी बात होगी या उसे जहनी मरीज़ साबित करके सज़ा कम कराई जाएगी। तो आपको भी लग रहा है कि अगली साइड, दूसरी साइड से इस किस्म की बातें हैं या कुछ तैयारी इस एवेन्यू में भी हो रही है? देखिए, ये तासुर तो ये रहा है और हमें माजी में ऐसी मिसालें भी मिली हैं कि जहाँ पे ताकतवर और जो साहिब हैसियत लोग थे वो अपना ताकत और हैसियत का उन्होंने इस्तेमाल किया और तफ्तीश पर भी असरअंदाज हुए। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त जितना एक हाइप क्रिएट हुई है, जितना ये हाईलाइटेड केस है, और इस पर न सिर्फ हुकूमत बल्कि तमाम जो फैक्शन ऑफ सोसाइटी हैं वो बिल्कुल सामने हैं और इस केस को बड़े गौर से देख रहे हैं कि इसका क्या नतीजा निकलता है, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे माहौल में इस चीज़ का इम्कान कम है कि जो दूसरी पार्टी है वो अपना किसी किस्म का माली लिहाज से असर रसूख या वैसे अपना असर रसूख जो है वो इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि इस वक्त तक जो पुलिस की जो टीम इस पे काम कर रही है वो बड़े पेशा अंदाज से और तमाम ऐसे पहलुओं को जो है वो उसको सामने रख के एक तफ्तीश अमल में ला रही है, और मैं समझता हूँ कि उसका एक अच्छा अंजाम जो है वो सामने आएगा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि एक आम केस सर्टनली ये नहीं है, आपने कहा सभी की निगाहें इस पे हैं और टेस्ट केस है, सब लोग इसे देख रहे हैं एज ए टेस्ट केस। आम आवाम की में हम बात कर रहे हैं कि जनाब इस मरतबा जो ताकतवर है वो बच निकल पाता है या नहीं निकल पाता है। बतौर माहिर कानून आपकी नज़र में ऐसा कोई ऑप्शन है कि इस केस को खुसूसी तरीके से डील किया जाए, किसी तरह से फास्ट ट्रैक हो सके, कोई टाइम बाउंड हो सके कि जनाब 6 महीने, 8 महीने या 1 साल मैक्सिमम, ताकि जल्द इस केस का फैसला और लटक ना जाए ये मामला? पे फास्ट ट्रैक ऐसे ही हो सकता है कि इसकी जल्द अज जल्द तफ्तीश मुकम्मल कर ली जाए और तफ्तीश मुकम्मल करने के बाद इसको अदालत में जो है वो ट्रायल के लिए पेश कर दिया जाए। अभी तक हमने जो देखा है वो ये है कि इसमें जो बहुत ही ज़रूरी शहादतें हैं वो जो है इकट्ठी की गई हैं, उसके अलावा जो टेलीफोन डाटा है और बाकी जो फोरेंसिक की जो रिपोर्ट्स हैं वो फोरेंसिक शहादतें हैं, उनको अगर यकजा करके एक मुख्तसर शहादतें हों लेकिन वो मरबूत किस्म की और मजबूत शहादतें हों, तो मैं समझता हूँ कि इसके ट्रायल के टाइम में भी जो है वो भी कमी होगी, और ये जल्द अज जल्द जो है अगर प्रोसिक्यूशन इसको तरीके से चलाए तो मैं नहीं समझता कि उसका 2 या 3-4 महीने के से ज़्यादा जो है इसके ट्रायल के कंप्लीट होने में जो है वो वक्त लगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मुद्दई के वकील शाह खावर साहब से हम बात कर रहे थे। बस बात बॉटम लाइन ये है कि कुछ तो वो केसेस होते हैं ना जिसमें जी अभी कातिल को ढूंढ रहे हैं, नहीं पता चल रहा, ये वो केस है जिसमें सब कुछ सामने है, इसलिए हम चाहते हैं कि इसको तो फौरन निपटा देना चाहिए। This should be a test case. This is a test case. क्योंकि there is nothing that you need to go far to look for and everything is right there.
कोरोना की सूरत हाल जो है वो मुल्क में लिटरली तशवीशनाक हो रही है। डेल्टा वेरिएंट बहुत तेज़ी से फैल रहा है। आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएंगे तो आपको खुद ही कितने लोग मिल जाएंगे। पर्टिकुलरली अगर आप कराची में रहते हैं तो कराची में तो आपको पता है 23%, 24%, 22%, 21%, बस यही पॉजिटिविटी रेट चल रही है। अगर आपको डेथ्स का बता दें इन द पास्ट 24 आवर बिकॉज ऑफ कोविड तो वो है जी 39 पीपल हैव पास्ड अवे बिकॉज ऑफ कोविड। और केसेस जो है वो 3262 रिपोर्ट हुए हैं। कहाँ हम 1800-600 पर पहुंच गए थे, लेकिन सर्टनली दोबारा से इस वबा ने जोर पकड़ लिया है। 6.6 जो है वो पॉजिटिविटी रेट है ऑल ओवर द कंट्री। ऑलमोस्ट आप 7 ही समझ लें, और डिफरेंट इलाकों में देखा जाए तो इससे कहीं ज़्यादा है। जैसे कि कराची में कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा है। कहने का मतलब ये है, बॉटम लाइन फॉरगेट अबाउट द नंबर्स। आपको अब इतनी देर हो गई है कि कि जब नंबर्स ऊपर जाते हैं तो हमें भी ज़रा पैनिक होना स्टार्ट हो जाता है और हम आपको बताना शुरू हो जाते हैं प्लीज़ गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड। मुफ्त वैक्सीन लग रही है, पैसे भी नहीं लग रहे। हम इस पर तफसील से बात करेंगे। आपको पता है पाकिस्तान में जो चीज़ बेहतर है उसकी तारीफ करनी चाहिए, और NCOC का जो वैक्सीन प्रोग्राम है ना, ये दुनिया के बहुत से तरक्की याफ्ता ममालिक से भी बेहतर है। पता है ऑनेस्टली एक आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की निशानदेही इसलिए भी की है बिकॉज पिछले साल जब ये वैक्सीन का हम सुन रहे थे आएगी ये होगा, दिमाग में एक वो ब्लॉक लगा हुआ था कि हो ही नहीं सकता कि जी मुफ्त हो। कितनी बार हमने ये सवाल भी हम उठाते थे कि कैसे हो सकता है कि आप मुफ्त लगाइए आवाम को, लेकिन करोड़ों लोगों को ऑलरेडी लग चुकी है। यू हैव टू गेट इट डन। ये मुफ्त चीज़ है और ये हमारी बेहतरी के लिए। प्लीज वैक्सीनेट कराएं अपने आप को। भाई आज का जो दिन है ना, को पहमाओं की तरफ से प्लीज क्या कर रहे हैं? हमारे पास मौसूल हो रही हैं। मुझे लगता है वो गलत जगह पे बैठे हुए हैं। वी शुड बी आउट देयर बिकॉज अपेरेंटली नॉट दैट इट इज इजी, जस्ट बिकॉज बहुत से लोग जा रहे हैं। और आज खास तौर पे हमारे शो में तो यही बात हो रही है। इट्स स्टिल नॉट इजी, बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन people are attempting. People are and very successfully attempting. खैर जनाब, सबसे पहले हम कोरोना की बात करते हैं। वो भी बड़ा सक्सेसफुली अटेम्प्ट करके फैलता जा रहा है। मुल्क भर में कोरोना की चौथी लहर के वार जारी हैं। मुस्बत केसेस की शरह बढ़कर 6.5% हो गई है। सिंध और गवादर समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में एक बार फिर पाबंदियाँ नाफिज कर दी गई हैं। वैक्सीनेशन का काम भी तेज़ किया जा रहा है। सिंध हुकूमत ने कराची के इलाके क्लिफ्टन में वैक्सीनेशन सहूलत का आगाज़ कर दिया है, और पंजाब हुकूमत ने भी 5 अजला में आज से घरों पर कोरोना वैक्सीन लगाने का फैसला किया, which is a great initiative. Amazing idea, but मतलब कि अब तो कोई चांस ही नहीं है कि आप ना करें। आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं, आपके घर ही पहुंच जाएंगे। आपको कल से बाय द वे शुरू हो गया था। 1 अगस्त से अंदरूने मुल्क हवाई सफर के लिए भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी करार दे दिया गया है, और अवाम के गैर जिम्मेदाराना रवैये से हुकूमत सख्त इक़दाम उठाने पर मजबूर है। इसीलिए ये चीज़ें हो रही हैं, और ज़रूरत इस बात की है कि अवाम मामले की संगीनी समझे। भरपूर ताउन से ही चौथी लहर पर काबू पाया जा सकता है। ये हम बहुत अरसे से आपको बता रहे हैं कि इट इज़ टोटली अप टू यू। आप पे डिपेंड करता है कि पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए से है डॉक्टर नौशीन हामिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहबा, कोरोना का फैलाव जिस तेज़ी से हो रहा है, अब तो लग रहा है कि इस वबा की चौथी लहर पहले वाली लहरों से प्रॉब्ली ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है, और डेल्टा वेरिएंट के बारे में भी यही बताया जा रहा है कि ये बहुत तेज़ी से फैलता है। तो हुकूमत के जो असेसमेंट है या आप लोग जो डेटा एनालाइज करते हैं उसके क्या नताइज हैं, प्लीज़ शेयर कीजिएगा। व्हाट आर यू फोरसीइंग इन अ फ्यू वीक्स? देखिए जी, ये जो पूरा सूरत हाल है, और जिस तरह से असद उमर साहब ने भी शेयर किया है कि 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस वक्त उनको वैक्सीनेशन हो चुकी है, जिसमें से 2 करोड़ जो हैं वो तकरीबन फुली वैक्सीनेट हो चुके हैं। तो ये वैक्सीनेशन की वजह से, जिस तरह से हमने बाहर के ममालिक में देखा है कि कोरोना फैलता तो ज़रूर है मगर डिजीज़ सीरियस नहीं होती, और हॉस्पिटलाइजेशन जो हैं वो कम हो रही हैं। तो इस वेव में भी हम यही देख रहे हैं कि गो के रेशियो तो उसके फैलने का है, मगर जो सीरियस पेशेंट्स हैं और हॉस्पिटलाइजेशंस जो हैं वो अभी उस तरह नहीं है, क्योंकि वैक्सीनेशन जो है वो हो रही है। और जिस तरह से अभी इरादा है हुकूमत का कि ये अगस्त के महीने में हम इस वैक्सीनेशन को और तेज़ करेंगे। ऑलरेडी 6 लाख लोगों को हम तकरीबन टच कर चुके हैं कि 6 लाख से ज़ायद लोग एक दिन में वैक्सीनेट हो रहे हैं। तो इस स्पीड पे अगर वैक्सीनेशन होती रही तो मैं समझती हूँ कि चौथी लहर में अगर केसेस होंगे भी ज़्यादा तो वो सीरियस नहीं होंगे, और उसके इतने हॉस्पिटलाइजेशन उसमें नहीं होंगी।
अच्छा नौशीन साहिबा, इससे पहले भी हम बात कर रहे थे और हुकूमत की इस सिलसिले में तो तारीफ बनती है कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम में तेज़ी और सहूलत लाई जा रही है और अब सबको फ़िलहाल वैक्सीन दस्तियाब भी हैं, तो दैट इज़ अ वेरी बिग डील और जिसकी हम अभी तारीफ भी कर रहे थे। लेकिन यकीनी बनाना होगा कि शॉर्टेज ना पैदा हो, क्योंकि बीच में हमने ये भी देखा कि थोड़े से लैप्स आ जाते हैं। उससे होता ये है कि लोग डीमोरलाइज हो जाते हैं। इट्स नॉट एज इफ के अभी तो इतनी मुश्किलों से उनको हमने किया होता है, कन्विंस किया होता है कि जाके लगवाओ, तो बीच में शॉर्टेज हो जाए तो एवं अफवाहें फैलना स्टार्ट हो जाती है। तो इसके लिए आप लोगों ने प्लानिंग की है कि अब ये मामला जो है, ये सिलसिला रुके नहीं बीच में? जी बिल्कुल, देखें पूरा जो पाइपलाइन के अंदर हमारे पास वैक्सीनेशन की जो कंसाइनमेंट्स हैं वो मौजूद हैं। हम लोगों ने परचेज करने के लिए भी एग्रीमेंट्स किए हुए हैं। इसी तरह से जो कोवैक्स के प्लेटफॉर्म से हमें आ रही है, पहले हमें एस्ट्राजेनेका आई थी, फिर फाइजर आई, मॉडर्ना आई, वो भी हमारे पास वाफिर मिकदार में मौजूद है और इस्तेमाल हो रही है। उसके अलावा जो हम परचेज कर रहे हैं वैक्सीन, वो भी एग्रीमेंट्स हमारे फाइनल हुए हैं और इंशाल्लाह ताला ये आप देखेंगे कि हर थोड़े दिनों के बाद नई कंसाइनमेंट जो है वो पाकिस्तान पहुंचती रहेगी। बिल्कुल सारे नंबर्स, फिगर्स हमारे पास मौजूद है और इंशाल्लाह ताला शॉर्टेज नहीं होगी। जी अच्छा डॉक्टर साहब, वैक्सीन की हौसला अफजाई के लिए बड़े इक़दाम तजवीज़ किए गए हैं। सिंध में आपको पता है सिम ब्लॉक और तनख्वाहें रोकने तक की बात हुई और बाय द वे सिम ब्लॉक करने की खबर जैसे ही निकली ना, डबल हो गए द नंबर ऑफ पीपल हु वर गेटिंग वैक्सीनेटेड पर डे। फोन के बगैर कोई नहीं रह सकता कोई नहीं रह सकता। तो आप समझती हैं कि अगर ये पाबंदियाँ नाफिज की जाएँ तो फ़र्क पड़ेगा और वफाकी सतह पे इस तरह की कोई तजावीज़ हैं ज़ेरे गौर? जी देखें, बिल्कुल लोगों को मोटिवेट करने के लिए हमें एक्स्ट्रा मेजर्स लेने पड़ेंगे। इसमें सबसे पहले तो ये कि जितने अदारे, चाहे वो पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर है, उनके सरबराहान को पाबंद कर दिया गया है कि वो इस जिम्मेदार है कि उनके पास जितने भी मुलाजमीन हैं उनकी फैमिलीज को उन लोगों ने वैक्सीनेट करना है। हुकूमत जो है, पंजाब गवर्नमेंट जो है, वो डोर टू डोर कैंपेन लॉन्च कर रही है कि अब हम खुद लोगों के दरवाजों तक जाएंगे, लोगों को सेंटर्स पे बुलाने के बजाय। और इसी किस्म की कैंपेन जो है वो काफी एक हफ्ता पहले जो है इस्लामाबाद में भी शुरू हो चुकी हुई है। तो मैं समझती हूँ ये तमाम मेजर्स जो हुकूमत कर रही है कि वैक्सीन को लोगों तक खुद लेकर पहुंच रहे हैं, तो इससे डेफिनेटली फर्क पड़ेगा और वैक्सीनेशन का अमल मजीद तेज होगा। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर नौशीन हामिद हमारे साथ थी और ये जो डोर टू डोर वैक्सीनेशन वाली बात है ना, ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा है। आई होप डोर टू डोर में वो हाल ना हो जो पोलियो वाला। पोलियो नहीं, हम नहीं सोचेंगे बिल्कुल, बिकॉज इतनी तो अक्ल आई जानी चाहिए अब तक। ओके, मूविंग ऑन जी। आपको बताएं कि 5 फरवरी को, ज़रा इसी साल की बात कर रहे हैं, लेट्स गो बैक अ लिटिल बिट। 5 फरवरी को K2 सर करने के दौरान लापता होने वाले पाकिस्तानी कोपैमा अली सतपारा और 2 गैर मुल्की कोपैमाओं की लाशें जो हैं वो मिल गई हैं। ब्रेक थ्रू है जनाब, बहुत बड़ी खबर है। ब्रेक थ्रू है बिकॉज आपको याद है कि इनका पहले तो सर्च ऑपरेशन बहुत अरसा चलता रहा और उसके बाद फिर बॉडी रिट्रीव करने के लिए भी बहुत देर तक पाकिस्तान आर्मी की तरफ से ये सर्च ऑपरेशन चला था। उस वक्त अली सतपारा के बेटे साजिद सतपारा ने कहा कि उनके वालिद का जसद खाकी K2 बॉटलनेक से 300 मीटर नीचे खाई में दिखाई दिया है। दिखाई दी है, देखा है। आपको पता है ना, फिर स्नो कंडीशंस भी ऐसी हो जाती हैं कभी हेलीकॉप्टर से देखें। वैसे मैं बात बताऊं, ये काम कोई बेटा ही कर सकता था because he was so determined कि मैं अपने बाप की बॉडी ढूंढूंगा। Because let's not forget, इस मिशन पे साजिद was with his father। उसको तो बीच में वापस आना पड़ गया था। इनके ऑक्सीजन सिलेंडर का कोई इशू हो गया था और अल्लाह ने इनकी जिंदगी लिखी थी। खैर, इनके साथ जॉन स्टोरी और दूसरे जो कोपैमा हैं, इनकी लाशें भी दिखाई दे रही हैं। वज़ीर इत्तलात गिलगित बल्तिस्तान फतहुल्लाह खान ने भी तस्दीक की है कि लाशें अली सतपारा, जॉन स्टोरी समेत 3 कोपैमाओं की हैं। लाशें लाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जाएगी। लेट्स सी ये मिशन कब तक मुकम्मल होता है, बट दिस इज़ सर्टनली ए गुड न्यूज़ अली सतपारा की फैमिली के लिए, क्योंकि अगर आप लास्ट रिचुअल्स भी ना कर पाए ना, जो आपका प्यारा इस दुनिया से चला गया, तो वो खलिश रह जाती है, वो कसक रह जाती है। सो एटलीस्ट दे वुड बी एबल टू सी देयर फादर। और वो लास्ट राइट्स थे ना, मतलब ये बहुत एक क्लोजर, इंसान को ऑब्वियसली एक क्लोजर चाहिए होता है, तो वो काम जो है वो पूरा हो जाएगा। अच्छा, फॉर ऑल दोज पीपल हु थिंक कि ये बहुत ही मुश्किल काम है, भाई ये किस तरह पहाड़ चढ़ रहे हैं सारे, तो ये तो सिलसिला लगता है कि अब रुकने का नहीं है। तो बहुत से लोग जो पहले सोचते थे, नाउ दे आर इनटू इट एज वेल। आपको बताएं, माशरती रुकावटें पाकिस्तानी खवातीन के बुलंद हौसलों में रुकावट नहीं बन सकती। रावलपिंडी की नायला कियानी बच्चे की पैदाइश के चंद माह बाद ही चोटी सर करने निकल पड़ी और कर भी ली।
तो लिहाजा साथ साथ हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और हम इनसे भी अभी बात भी करेंगे। भाई चोटी का नाम बड़ा मुश्किल है, पता नहीं एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है। गेशर ब्रूम, गाशर बरम 2, ये क्या है पता नहीं जी, पता नहीं, पूछ लेंगे नाइला से। नहीं, मेरे उस ब्रूम को आपने बिल्कुल ही गलत कर दिया। मैं भी पहले ब्रूम ही पढ़ रहा था। खैर, इन्होंने ये चोटी सर कर लिया, पाकिस्तानी खातून बनकर सबको ये चोटी सर करने वाली पाकिस्तानी खातून है। सर्टनली एवरीबडी इज सरप्राइज। नाइला ऐसी पहली कोपहमा है जिन्होंने अपनी पहली मुहिम में ही 8000 मीटर की चोटी सर की है, विच इज़ एक्चुअली अ ग्रेट न्यूज़ कि दिस वाज हर फर्स्ट एक्सपीडिशन और इन्होंने ये 8000 मीटर की चोटी सबमिट करके कमाल कर दिया है। हम थोड़े से अभी भी शौक में हैं कि ये किस तरह हुआ होगा। नाइला कियानी हमारे साथ हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। नाइला, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, और नेचुरली आपसे जो भी बात करता होगा सरप्राइज तो सबसे पहले दिखाता ही होगा। तो ऑब्वियसली पहाड़ सर करना वैसे ही बड़ा मुश्किल काम है, और आजकल तो मुख्तलिफ जो हैं कोपहमाओं की ऑब्वियसली हमें बहुत ज़रा ट्रैजिक खबरें भी मिल रही हैं और लापता होने के इतने वाक़यात भी सामने आ रहे हैं। तो इसके बावजूद आपने ये मिशन चुन लिया, और इन हालात में कैसे? Considering you have a very young one at home. You just had a baby. कोपहमाई एक ख़तरनाक, दुनिया के सबसे ख़तरनाक खेलों में से एक है, और काफ़ी हादसा सामने आते रहते हैं। अभी भी रिसेंटली लास्ट 2 वीक में पाकिस्तान में ब्रॉड पीक पे और K2 पे भी 2 हलाकतें हुई हैं फॉरेनर्स की। तो लेकिन मैंने ये फ़ील्ड इसलिए चूज़ की थी, आपके शो में 2 दफ़ा आ चुकी थी, आपको पता है कि पहाड़ों से तो मतलब मुझे पहाड़ों से इश्क है और शौक़ था। अचानक से ये वाला एक्सपेडिशन अनाउंस नहीं किया था, लेकिन 2 साल से कॉन्स्टेंटली प्लान कर रही थी कि कहाँ जाऊँ, और ये गाशर 2 को चूज़ किया था पिछले साल। तो 2 बातें थी, एक तो नेचुरल हादसा हो सकते हैं, वो तो कोई भी रोक नहीं सकता है, पहाड़ों पे एवलांचेस वगैरह स्लिप हो सकता है, और दूसरा इनएक्सपीरियंस लोग। तो मेरा वैसे इतना एक्सपीरियंस नहीं था, और जो मेरे साथ जो टीम थी, टीम लीडर थे सरबाज खान, जो उस्ताद थे अली रज़ा सतपारा, जो दोनों हमारे नेशनल हीरोज़ हैं, उन्होंने एक बात बताई थी कि पहाड़ पे पहली गलती लास्ट गलती हो सकती है, होती है बल्कि। तो उस बात का बहुत ख्याल रखा था मैंने, जो इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दी थी बिल्कुल उसी तरह 100% उसको मैंने फॉलो किया था। ये बहुत मुश्किल काम है, एंड हैट्स ऑफ टू यू। और पर्टिकुलरली नाइला, ये आम तासुर है कि ख़वातीन बच्चों के बाद पर्टिकुलर ऐसी सरगर्मियों की जानिब कम ही राग़िब होती हैं, और जब इतना छोटा एक बच्चा घर पे मौजूद हो तो बड़ा रिस्क वाला काम है और बड़ा मुश्किल काम है। तो आपकी फैमिली सपोर्ट सिस्टम कैसा रहा, और कुछ थॉट्स तो आई होंगी कि इतना छोटा बच्चा है, मैं छोड़ के जा रही हूँ? बिल्कुल, मतलब बच्चों के बाद एक तो माँओं की ज़्यादातर जो अटेंशन होती है वो बच्चों पे फोकस हो जाती है, और ऐसी एक्टिविटी जिसमें जान जाने का रिस्क हो वो यूजुअली लोग कम लेते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले बोला कि मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था टीम पे कि ये टीम बहुत एक्सपीरियंस्ड है, तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि अगर इस टीम के साथ जाऊंगी तो मसाइल कम होंगे मुझे, और बिल्कुल वैसा ही हुआ, कोई मसला मुझे नहीं हुआ था। और दूसरा ये कि इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी, कुछ लोग बोलते हैं कि छोटे बच्चों को छोड़ के कैसे जा सकती है, तो उसके भी मेरे रीज़न्स हैं। मेरा था कि ठीक है, छोटी बच्ची है, मैं जब छोड़ के गई थी तो 6.5 माह की थी, तो मेरी फैमिली नेटवर्क पूरा का पूरा, मेरी हस्बैंड की फैमिली, मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड ने, सब ने हमें मतलब पूरा अग्री किया हुआ था कि कौन क्या क्या करेगा। तो सब ने बच्चों की लुक आफ्टर करने में उनकी इन्वॉल्वमेंट थी। अगर नहीं होती, ऑफ कोर्स मैं माँ हूँ, मुझसे ज़्यादा तो मेरे बच्चों को प्यार कोई नहीं करता, तो मैं नहीं जाती। नाइला, आप पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बन गई हैं, और इसके बारे में हम बात भी कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि आपके इरादे आगे भी कुछ करने के होंगे। आई एम प्रिटी श्योर कि यहाँ आप ये बात ख़त्म नहीं करेंगी, तो आगे का क्या टारगेट है, क्या सोचा? अभी तो हम रेस्ट कर रहे हैं, हमें 5 वीक लगे थे स्कर्दू से बेस कैम्प, समिट और फिर वापस आना। तो अभी कुछ प्लान नहीं है, लेकिन फॉर श्योर इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर भी कुछ ना कुछ प्लान होगा, कोई और एक और पीक होगी, लेकिन ये डिसाइड करने में थोड़ा टाइम लगेगा कि कौन सी पीक करूँगी।
ऑलराइट जनाब, अभी मजीद भी इरादे हैं, लेकिन नायला लेकिन नायला के बारे में हम याद दिला दें। थैंक यू सो मच नायला, बिकॉज हमारी वो रिसेप्शन सही नहीं आ रही, इसलिए मजीद बात नहीं हो सकती। लेकिन नायला के बारे में आपको ये बात याद है ना, और हमने दिखाई थी कि नायला ने बेस कैंप पे, K2 के बेस कैंप पे तो अपनी शादी की सेलिब्रेशन की थी और बड़ी मुश्किलों से पहुंची थी, बल्कि अकेली ही पहुंची थी, मियाँ भी नहीं थे मियाँ भी नहीं पहुंच सके थे, और ये वो मुनाजिर थे। तो शी इज़ अ वेरी एडवेंचरर काइंड ऑफ अ पर्सन, और ऑफ कोर्स जिंदगी चल रही है, साथ शी ऑल्सो हैड अ बेबी। अच्छा, ये जो इन्होंने कहा ना लफ्ज इस्तेमाल किया, मुझे पहाड़ों से इश्क है। एक्चुअली जब पहाड़ों से इश्क होना तभी ये सारे एडवेंचर हो सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो ये पुरानी विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं जब इन्होंने अपनी शादी की सेलिब्रेशन की थी K2 पे। दोनों मियाँ बीवी ने जाना था, लेकिन फॉर सम रीज़न इनके हस्बैंड जो हैं वो नहीं जा सके थे, लेकिन ये पहुँच गई। और मैं इस सेलिब्रेशन के साथ साथ पस मंज़र में जो K2 है ना, उसको देख रहा हूँ। और एक और केस जो शायद आपकी नज़र से नहीं गुजरा होगा, क्योंकि अभी इतना हाई प्रोफाइल बना नहीं है। रावलपिंडी के करीब थाना चौंतरा के इलाके में संगदिल शख्स के हाथों कत्ल होने वाले शीरखार बच्चे गुलफाम की ज़ख्मी वालिदा भी अल्टीमेटली दम तोड़ गई है। बेसिकली स्टोरी ये है कि ये भिखारी खातून थी प्रॉब्ली, उसका 1.5 साल का एक बच्चा था, और इस औरत को तशद्दुद का निशाना बनाकर ज़्यादती की गई। बच्चे को भी ज़ख्मी किया गया, बच्चा अस्पताल जाते हुए दम तोड़ गया, औरत अगले दिन दम तोड़ गई। इसी बारे में हम बात करते हैं कि इस केस में अभी क्या पेशरफ्त हुई है। ज़ाहिर है गरीब आदमी के लिए तो इंसाफ का हुसूल भी मुश्किल होता है ना। ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, ये मुल्जिम की तस्वीर, हाँ मुल्जिम की तस्वीर है, और अभी तक इसे गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। बाय द वे शब्बीर डार हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उनसे जानते हैं। शब्बीर, गरीब आदमी के लिए तो इंसाफ का हुसूल भी ज़ाहिर है मुश्किल होता है, और अब ज़ाहिर है कि ये भिखारी थे तो क्या ही इनका असर और रसूख और क्या ही कनेक्शंस होंगे। मुकदमा दर्ज हो गया है, पुलिस कोई सीरियस है, कोई हरकत में है इस मुल्जिम को गिरफ्तार करने के लिए? जी, ये वाकया रावलपिंडी थाना चौंतरा के इलाका महोड़ा में पेश आया, जहां एक खातून नसीमा बीवी के साथ वाजिद अली नामी शख्स ने ज्यादती के बाद उसके बच्चे 14 माह के बच्चे समेत कत्ल कर दिया। नसीमा बीबी का ताल्लुक विहाड़ी मुल्तान से है। उनकी फैमिली काफ़ी अरसे से इस्लामाबाद से मुल्का इलाका रवात में रहाइश पजीर है। गुर्बत की वजह से नसीमा बीबी गदागरी का काम करती थी। उनकी फैमिली के मुताबिक वाजिद अली, जिन्होंने नसीमा के साथ ज्यादती की और उसके बाद उन्हें कत्ल कर दिया, उनका कहना है कि ये उनकी फैमिली का जान पहचान वाला शख्स था और वो नसीमा बीबी को काम दिलाने की गर्ज से साथ ले गया था। वाजिद अली ने नसीमा बीबी के साथ न सिर्फ ज्यादती की, बल्कि ज्यादती के बाद उस पर तेज धार आले से वार किया। जब नसीमा बीबी ने शोर मचाया तो वाजिद अली ने नसीमा बीबी के 14 माह के बच्चे गुलफाम को भी छुरी मार दी और मौके से फरार हो गए। जब उस आसपास के लोग जमा हुए तो नसीमा बीबी और उसके बच्चे को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन 14 माह का बच्चा अस्पताल पहुंचने से कबल ही दम तोड़ गया। पुलिस ने मुल्जिम को पकड़ने के लिए शबीर अब तक क्या किया है? बड़ी ट्रैजिक स्टोरी है। जाहिर है कि लिटरली हम बिल्कुल ऑनेस्ट बात करेंगे, कोई गरीब आदमी, कोई गदागर थाने चला जाए तो कोई पूछे ना उसे, लेकिन जाहिर है इतना हौलनाक ये वाकया है। पुलिस सीरियस लग रही है आपको इस केस को अंजाम तक पहुंचाने में? जी, वाकये की जो FIR है वो तो दर्ज कर ली है पुलिस ने, लेकिन जो मुल्जिम वाजिद अली है उसको गिरफ्तार करने में पुलिस अभी तक नाकाम है। गुज़श्ता रोज पुलिस ने मुल्जिम वाजिद अली की तस्वीर भी इश्तिहार दिया था उनका, और उस पर इतला के लिए लोगों से भी दरख्वास्त की थी कि अगर इससे मुतल्लिक कोई इतला मिलते तो हमें जनाब हम भी वो तस्वीर चला रहे हैं, और TV पे चलाने का मकसद यही है कि वाजिद अली ये मुल्जिम है, इसको देख लें। अगर कहीं भी आपको मिलता है तो प्लीज़ को रिपोर्ट करें। बहुत शुक्रिया आपका शब्बीर डार हमारे साथ मौजूद थे। मैं थोड़ी सी स्पीचलेस हूँ। राह चलते जान पहचान के लोग, बिल्कुल एक्चुअली ये वही चीज़ें हैं, ये वही चीज़ें हैं जिनकी हम निशानदेही करते रहते हैं कि यूजुअली जो अटैकर होता है इन सारे केसेस में, मतलब हमने जब भी बात की, अभी हम नूर मुकद्दम की भी बात कर रहे हैं, उससे पहले भी 200 केसेस आप निकाल लें, ये जान पहचान के लोग होते हैं जो करते हैं। और ये तो बड़ा ही अनफॉर्चुनेट केस इसलिए भी है क्योंकि वो ऑलरेडी औरत एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में थी और फिर मज़ीद हो जाना। और एक्चुअली आई हैड सीन दिस, ये जो वीडियो थी ना, साथ हमने वीडियो तो नहीं आपको दिखाई, लेकिन ये फिर सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी। और ये औरत मतलब एक पहले इतनी मुश्किल ज़िंदगी हो और उसके बाद इस किस्म का हो गया हो, तो इस वाजिद अली को तो खैर अल्लाह पूछेगा, अगर ये अभी ना पकड़ा गया तो अल्लाह की पकड़। लेकिन पुलिस को भी ज़रा मुतहर्रिक होकर इसको गिरफ्तार करने के लिए कुछ करना चाहिए।
वैसे मैं सोचता हूँ कि there are too many cases that we end up discussing almost every day. What is going on? अच्छा जी, आगे कभी हम चलते हैं। सुमैया के केस की बात करते हैं, कभी हम नूर के केस की बात करते हैं, अभी हम शमीम बेबी के केस की बात करते हैं। सॉरी बट नाम ही भूल जाते हैं कि रोज का कोई ना कोई केस होता है which should only tell you कि ये एक वॉर फुटिंग पे इसके लिए काम करना पड़ेगा। वॉर फुटिंग। अच्छा जी, खवातीन की हम बात ही कर रहे हैं, तो खवातीन के लिए बेहतर और महफूज माशरा बनाने के लिए पहला कदम मर्दों को उठाना होगा, इस बात में कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को। और पाकिस्तानी निजात बरतानवी मुसन्निफ और करियर कोच हैं हिरा अली, इन्होंने अपनी नई किताब हर एलाइज में खवातीन को दरपेश मसाइल के हल में मर्दों के किरदार पर रोशनी डाली है। बड़ी एक डिफरेंट अप्रोच अपनाई गई है। एब्सोल्युटली। और हिरा, बिल्कुल जी, हिरा हमारे साथ हैं, शी इज जॉइनिंग अस फ्रॉम लंदन। हिरा और भी किताबें लिख चुकी हैं और ये भी जल्दी से आपको बता दें कि किताब में सिनफी तासुब और साथ साथ आपको बताएं कि मसावी हकूक से जुड़े मसाइल पर तवज्जो दिलाई गई है। और हिरा इज अ लंदन बेस्ड राइटर, शी इज अ करियर कोच एज वेल and she is joining us right now all the way from London. Hira, thank you for joining us. Hira, एक सवाल जो मैं आपसे शुरू में ही पूछ लेती हूँ, बिकॉज जब हम बात करते हैं एक चेंज की और माशरे को बेहतर करने की, और ख़ास तौर पे उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनस जो है हम मर्दों पे डाल रहे हैं, एटलीस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन, तो इंसान बदलता तो तब है जब वो बदलना चाहता हो। तो ये विल टू चेंज होनी पड़ेगी, ज़बरदस्ती तो वैसे ही नहीं की जा सकती। तो आप क्या कहेंगी इस बारे में? All right, Hira, can you hear us? हिरा, आपको आवाज आ रही है हमारी? हमारा राब्ता चले हुआ है। ऐसा करते हैं क्योंकि बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये ऐसा वो टॉपिक और है जिस पे डिस्कशन जरूर होनी चाहिए। सो वील टेक जैसे लंदन में सुबह हमने जगह आके बिठाया हुआ है को, ब्रेक लेते हैं और फिर नूर मुकद्दम वाला केस डिस्कस करने लग जाते हैं। तो वाकई जब वालिदैन कहते हैं ना कि औलाद की आजमाइश से पनाह मांगनी चाहिए, चाहे वो औलाद को कोई तकलीफ हो, कोई उज़र हो, कोई बीमारी हो, उसकी वजह से जिस तरह वालिदैन सफ़र करते हैं। मतलब इस वक्त हम ये सोच रहे थे कि ज़ाहिर जाफर के जो पेरेंट्स हैं, और बेशक उनका भी पता चल जाएगा कि कितने वो इन्वॉल्व थे इस सारी सिचुएशन में, उन्होंने कभी सोचा होगा कि हम अपने बेटे की वजह से विल बी इन, और खैर एनीवे ये तो हम वैसे बातें कर रहे थे, इसलिए दुआएं भी करनी चाहिए कि किस्मत अच्छी हो और फैसले अच्छे इंसान करे। ब्रेक से पहले हम कोशिश कर रहे थे हिरा अली से बात करने की, और ऑब्वियसली ख़वातीन के लिए बेहतर और महफूज माशरे बनाने के लिए पहला कदम मर्दों को उठाना होगा। अब ये मर्द तो किस तरह से मददगार साबित हो सकते हैं? यही हम हिरा से, बल्कि ब्रेक में हम हिरा से भी बात कर रहे थे, तो अब उनसे आपके सामने बात करते हैं। हिरा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वी नो इट्स वेरी अर्ली ओवर देयर इन लंदन, लेकिन बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और सबसे बड़ा सवाल तो यही है, पाकिस्तान की सोसाइटी के हवाले से अगर हम बात करें, अगर चेंज करना है, अपने आप को बेहतर करना है, तो उसकी एक विल होनी चाहिए। वी वांट टू हैव टू चेंज, मतलब हमारा ये कोशिश होनी चाहिए, हमें एहसास होना चाहिए। ये एहसास कब आएगा? बाकी बातें तो बाद में होंगी, पहले तो एहसास होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम हुमा। आई थिंक जो एक आप जिसकी बात करिए वो है बिहेवियर इंटेंशन गैप, और दैट इज ग्लोबली अ प्रॉब्लम। और उसमें इशू ये है कि आपके इंटेंशंस अच्छे हैं, आपको पता है कि बहुत गलत चीजें हो रही हैं, एंड यू वांट टू हेल्प, एट द सेम टाइम दैट डज नॉट ट्रांसलेट इनटू एक्शंस और इनटू पॉजिटिव एक्शंस। और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, एंड इसको में ना आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में थोड़ा सा जाना होगा टू एक्चुअली आइडेंटिफाई कि आदमी क्यों इस तरह इंटेंशन गैप होता है और आदमी क्यों स्टेप अप नहीं करते। तो उसमें 4-5 चीजें आ जाती हैं जो कि वर्ल्ड वाइड रिसर्च हुई है, मैंने जो इंटरव्यूज किए हैं उसमें एक जनरल एपैथी है कि भाई हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, या क्या मिलेगा हमें जेंडर इक्वालिटी प्रमोट करके या औरतों के हुकूक प्रमोट करके। फिर एक इग्नोरेंस है, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है कि अ लॉट ऑफ मेन फील के नहीं प्रॉब्लम तो है ही नहीं, वो एक अपने बबल में है, उनको लगता है कि नहीं जी औरतें तो महफूज हैं, नहीं औरतों के साथ कुछ नहीं हो रहा। ये तो वन ऑफ केसेस है, ये तो कुछ केसेस हैं, बाकी औरतें तो महफूज हैं। तो लैक ऑफ अवेयरनेस है। फिर एक जो जेन्युइन फेयर है वो है फेयर ऑफ जजमेंट एंड बैकलैश, कि जी अगर हम कुछ कहेंगे, गलत कहेंगे, तो ऐसा ना हो कि हमारे पीछे सब पड़ जाए। और एक फेयर है फेयर फ्रॉम फेलो पेयर्स, कि जी हम अगर औरतों के हुकूक के लिए बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि दूसरे आदमी पर हमें, एक होता है ड्रेडेड विम्प पेनल्टी, कि हमें कहें कि अच्छा जी ये तो यू नो ही इज अ विम्प,
और वो बैकलैश होता है। तो ये सब चीजें एग्जामिन करने की जरूरत है और इन सब चीजों की अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है। बड़ा ही मुख्तसर वक्त में हमें इतना क्लियरली समझा दिया कि क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। हिरा, अब हमें बताइए कि हमारे यहाँ जिस तरह हमारी एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है, हमारे यहाँ ज़ाहिर है मर्दों का ही ज़माना है टिल डेट, और हमारे यहाँ नहीं ग्लोबली अभी भी मैं तो कहूँगा यही चल रहा है। किस तरह से एक मर्द एक अच्छी सपोर्ट बन सकता है for somebody who has just had a daughter, उसको कुछ टिप्स दें। कोई कपल है जिसकी अभी शादी हुई है, ताकि आपकी बात से कोई इंस्पायर हो सके और अपनी आने वाली ज़िंदगी बेहतर बना सके। देखिए, बुक में तो खैर मैं 4 चीज़ों की बात करती हूँ, चैलेंज योरसेल्फ, चैलेंज अदर्स, चैलेंज द कल्चर एंड चैलेंज द इंस्टीट्यूशन। मगर मैं कहती हूँ कि आप सबसे पहले यू स्टार्ट बाय चैलेंजिंग योरसेल्फ। आप अपने आप को, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज कि आप एजुकेट करें कि औरतें के मसाइल क्या क्या हैं, मतलब क्या चीज़ें उनको इम्पैक्ट करती हैं। बिकॉज हम लोग सब, इवन औरतों को नहीं पता होता कि दूसरी औरतों के साथ क्या हो रहा होता है, वो डिसमिस कर देती हैं कि नहीं जी ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो पहले आप अपने आप को अवेयरनेस लाएं, उसके बाद आप रिकग्नाइज करें कि बीइंग अ मैन यू आर इन अ स्ट्रॉन्गर पोजीशन टू हेल्प अ वुमन। You recognize that privilege, leverage that privilege. आप सुनें, ask the right questions. अगर आपको नहीं पता, which is absolutely fine, बहुत से लोगों को नहीं पता होता, ask the right questions. ठीक है, और फिर dismiss ना करें। अगर कोई औरत आपको बता रही है कि जी उसके साथ ये हुआ है, कोई वाकया पेश आया है, तो आप उसको ये ना करें कि नहीं उसका ये मकसद नहीं था, ये तो तुमने ऐसे किया होगा। मतलब don't blame it on the women. Listen to her, give her respect. अपना bias recognize करें कि जी आप are you walking on any past biases जो कि आपने एक women के बारे में एक stereotypical किस्म का आपका belief है जिसके basis पे आप चल रहे हैं, तो वो आप करें, call out करें। मतलब एक बहुत छोटी सी simple सी बात है कि अगर कोई आप देखते हैं कि वो demeaning sexist jokes कोई शेयर कर रहा है Facebook ग्रुप पे या WhatsApp ग्रुप्स पे, आप उसको call out करें। आप उसको कहें कि भाई आप या तो engage ना करें या उसको बोलें कि जी this is inappropriate, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं माशरे में जो कि फिर eventually it leads to big things, because rape and murders do not happen in isolation. It's part of a whole culture and system which we all contribute to. अच्छा हिरा, आपने बड़ी किताबें भी लिखती हैं, बड़े अच्छी तरह आप इसको एक्सप्लेन भी कर रही हैं। कुछ सिमिलैरिटीज़, कुछ कंपैरिजन्स बताएं, क्योंकि जहाँ इंसान बैठा होता है और बहुत सी ऐसी किस्म की चीज़ें हो रही होती हैं तो उसको ये लगना स्टार्ट हो जाता है कि हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है। ऑल्दो वी डू नो, ग्लोबल सर्वेज है, रिसर्चेज हैं, स्टडीज़ हैं, हमें बताती हैं कि ये बड़ी ग्लोबल प्रॉब्लम है। बट सिंस यू आर देयर, आप हमें कंपैरिजन दे सकती हैं, बिकॉज इस वक्त एज वी स्पीक, आज का ही अगर आप शो ले लें तो 3 किस्से तो हमने आज के शो में डिस्कस कर लिए। मतलब ये एक रिकरिंग इवेंट, ट्रेजेडी, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, हो चुका है। खवातीन के अगेंस्ट हरासमेंट हो, रेप हो, मर्डर हो, कुछ भी हो, डोमेस्टिक, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, ये हमारे लिए एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस इधर हो चुका है अनफॉर्चुनेटली। डू वी हैव जी, जब मैं पाकिस्तान में रहती थी ना तो आई यूज्ड टू थिंक कि ये सिर्फ पाकिस्तान में ही इशू है। उसके बाद मैं जब दुबई गई, फिर दुबई से मैं जब लंदन आई, और अब जब मैं औरतों से बहुत अक्रॉस द ग्लोब थ्रू स्काइप और ऑनलाइन कनेक्ट करती हूँ, दिस इज अ प्रॉब्लम एवरीवेयर। अभी लंदन में एक खातून का मर्डर हुआ था बाय अ पुलिस ऑफिसर, व्हिच वाज वेरी ट्रेजिक। तो और यहाँ पे रेप केसेस भी बहुत होते हैं, यहाँ पे एसिड अटैक्स होते हैं, यहाँ पे जेंडर वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस केसेस भी होते हैं। तो यहाँ पे भी सब कुछ होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में ऑफ कोर्स ये है कि आपको थोड़ा ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने की जरूरत है। आई फील कि वी नीड अ कलेक्टिव एफर्ट, बिकॉज ये अच्छा वहाँ अगर हो रहा है, अगर हिरा, तो वहाँ पे सजा भी हो रही है और एक डिटरेंस भी उससे क्रिएट होता है, जाहिर है लॉज हैं, और ये नहीं होता खदशा कि कहीं if somebody is influential तो he or she might get away with it। तो ये नहीं होता। मगर मैं आपको बताऊं कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे भी कन्विक्शन रेट्स आर एक्सट्रीमली लो। मगर यस, ये नहीं होता कि जी आप पुलिस के पास जाएं और वो आप कंप्लेन करें तो जी आपकी एफआईआर कटने में ही दिन लग जाएं या इसमें चीजें डिले हों। सो दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी प्रॉम्प्ट है। तो ये थोड़ा सा फर्क ये है, बट अदरवाइज यहाँ पे भी रेप कन्विक्शन रेट्स आर एक्सट्रीमली लो, और यहाँ पे बहुत मार्चेस होती हैं, बहुत प्रोटेस्ट होते हैं। Which is very surprising। बिल्कुल। अच्छा हिरा, अगर अब हम एक रिफॉर्म की अगर बात करें और एक सोसाइटल रिफॉर्म, तो इट्स अ टॉल ऑर्डर, बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन अगर आपकी सजेशन हो, वेयर शुड वन स्टार्ट फ्रॉम? देखो, वन शुड डेफिनेटली स्टार्ट फ्रॉम योरसेल्फ। आप जो चेंज ला सकते हैं वो आप अपने अंदर ला सकते हैं सबसे पहले,
और उसके बाद फिर आप चैलेंज कर सकते हैं दूसरों को, और उसके बाद आप चैलेंज कर सकते हैं कल्चर को, और फिर उसके बाद आप चैलेंज कर सकते हैं इंस्टीट्यूशन को जिसके अंदर आपके एजुकेशन है, गवर्नमेंट पॉलिसीज है. सो यू नीड टू बिगिन विथ योरसेल्फ. एंड आई आल्सो फील कि जो कल्चर आपको चेंज लाना है, इट हैज टू बी पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान, इट हैज टू बी कलेक्टिव एफर्ट. आप साइलोज में काम नहीं कर सकते कि जी वुमेन एक्टिविस्ट एक तरफ काम कर रही हैं, मीडिया एक तरफ है, रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स एक तरफ हैं, गवर्नमेंट एक तरफ है. एवरीबडी हैज टू गेट टुगेदर एंड कंट्रीब्यूट टू द एफर्ट्स, क्योंकि कलेक्टिवली ही कल्चर चेंज होगा. इंडिविजुअली आप करेंगे अपने लिए तो आप कर सकते हैं, बट एज अ सोसाइटी यू नीड टू मेक श्योर कि आप कलेक्टिवली सब काम करें इसके ऊपर. इंडीड, बहुत शुक्रिया आपका हिरा अली ज्वाइनिंग अस फ्रॉम लंदन. और बड़ी ज़बरदस्त हमारी डिस्कशन रही. और सबसे पहले आपने शुरुआत कहाँ से करनी है? अपने आप से करनी है. ये बहुत बड़ी बात है, बिकॉज ये वाकई अब हम उस नहज पे पहुँच गए हैं जहाँ वी हैव टू क्वेश्चन आवरसेल्व्स. और कल जब हम इस सारे मामले की बात कर रहे थे, नूर मुकदम के केस की ही हम बात कर रहे थे, मतलब देखिए जो केसेस आते हैं ना वो एक टॉकिंग पॉइंट बन जाता है, बिकॉज बट इट मेक्स यू रीविजिट एवरीथिंग दैट यू फील एंड यू थिंक, और आपके जो बिलीव्स होते हैं आप उसके बारे में सोचना स्टार्ट हो जाते हैं. बात वही है कि यू हैव टू वांट टू चेंज.